वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो साइंस का जो पोर्शन रहता है। 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज हम साइंस सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इस बार एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2023 के। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, कोविड-19 का कारक है। मतलब कोविड-19 जो वो किस वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगाई की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है या वायरस की वजह से होता है? तो आप लोगों को पता है कोविड वायरस, जो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, कोरोना वायरस के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो वायरस लगा है तो नो डाउट वायरस से ही होता होगा, मतलब लॉजिक्स लगा सकते हैं आप लोग। तो इसका जो सही आंसर है वायरस। तो कोविड-19 किससे होता है? एक वायरल डिजीज है, वायरस से जो है कोविड-19 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें वायरल डिजीज़ की जो वायरस से होती है, इनसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एड्स हो गया, एड्स किससे होता है? HIV सुना होगा आपने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। पेपर में आ सकता है कि पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो एड्स है वो किस वजह से होता है? एक वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ डिजीज़ है या फंगस की डिजीज़ है? तो किसकी डिजीज़ है? एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक वायरल डिजीज़ है। पोलियो की बात की जाए तो वायरल डिजीज़ है। रेबीज़ की बात की जाए तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। और चिकन पॉक्स की बात की जाए तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ वो होती है जो एक से दूसरे में स्थानांतरित होती है एयर के कांटेक्ट के थ्रू। तो इसको क्या कहा जाता है? वायरल डिजीज़ कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी है? अगर पेपर में प्रश्न आता है कि निमोनिया जो है वो किस प्रकार की डिजीज़ है, तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। निमोनिया जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, कोलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज़ है, और डिपिथीरिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगर हम बात की करें ऑप्शन सी प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ जो है इसके कौन कौन सी डिजीज़ है? डायरिया हो गया, ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया हो गया, प्रोटोजोआ की ही वजह से होता है। और एक और जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, पेपर में प्रश्न बन सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस का कॉज क्या है? तो वो क्या है? प्रोटोजोआ है। तो स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज जो होती है भी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। तो ये जो डिजीज़ है इनको नोट कर लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को पता ही है 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए डिटेल में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कि कौन किससे होती है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है साइंस का। अगर हम बात करें फंगस की, फंगाई की, तो फंगाई से जो है कौन सा रोग होता है? अस्थमा जो है वो किससे रिलेटेड है? फंगाई से है। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक रूप से विनेगर क्या है? तो विनेगर क्या है रासायनिक रूप से? ये एक एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? विनेगर कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बर्फ होती है, शुष्क बर्फ जिसको कहा जाता है, वो किससे बनी होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का ही रूप होता है। सॉलिड CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बर्फ का रूप होता है, इसको कहा जाता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो साइंस बैकग्राउंड से के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंस विशेष रोल निभाते हैं, इसलिए मैं साइंस की आज वीडियो लेकर आया था कि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि साइंस पर भी, साइंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिया जाए वीडियो में। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सामाजिक कीट कौन सा है? तो जो सोशल इंसेक्ट है, पहले तो हम सोशल इंसेक्ट, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए चींटी है। सोशल इंसेक्ट से इनका जो मीनिंग है, मतलब है, वो ये है कि वह इंसेक्ट जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कीट होते हैं, वो एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक सामाजिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। सामाजिक एनवायरनमेंट का मतलब है अपनी कॉलोनीज बना के रखते हैं और जो है ग्रुपिंग में रहते हैं, उसको सोशल कीट कहा जाता है। जो यहाँ पर ऑप्शन ए है चींटी, आप लोगों ने देखी होगी, एक ही जगह रहती है, एक कम्युनिटी होती है इनकी, एक जो है इनकी हेड होती है, एक चींटी होती है जो रानी चींटी होती है, और उनके आसपास ही बाकी चींटियाँ काम करती है। कोई खाना लाने वाली होती है, कोई घर बनाने वाली होती है। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में था कि सामाजिक कीट कौन सा है? सामाजिक सोशल इंसेक्ट किसे कहा जाता है? चींटी को कहा जाता है, इसलिए क्योंकि एक एनवायरनमेंट में रहती है, एक समुदाय में रहती है। तो उम्मीद है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है कि सोशल इंसेक्ट का एग्जांपल और कौन हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी जो होती है वो छत्ता बना कर रख रहती है, एक ही जगह रहती है, सारी इकट्ठी रहती है। बाकी कीट आप लोगों को एक एक ही मिलेगी। कहीं बिच्छू जो ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको एक ही बिच्छू दिखेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं कोलैबोरेटली साथ में रह रहे हैं।
और अगर हम मधुमक्खी की बात करें तो उनमें भी एक रानी मक्खी होती है, और बाकी जो है वो काम करती है रानी मक्खी के लिए। और जो रानी मक्खी होती है वही उनके लिए जो छत्ते के लिए जगह ढूंढती है। तो समझ गए होंगे आप लोग सोशल इंसेक्ट का क्या मतलब है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता कि मधुमक्खी, तो मधुमक्खी भी जो है वो सोशल इंसेक्ट होता है। तो सोशल इंसेक्ट का जो मीनिंग है आप लोगों को समझा दिया है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बैकलाइट बना होता है। तो बैकलाइट जो है वो बना होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप लोगों ने घरों में देखा होगा जो बिजली के स्विचेस जो होते हैं यूज़ किए गए वो बैकलाइट के बने होते हैं, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर जो है किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो है वो आपकी सीसा और टिन की जो है मिश्र धातु होती है। एलॉय किसका, ये लेड और टिन का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर जो है सिंबल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसका कौन सा सिंबल होता है, तो लेड का जो सिंबल होता है वो होता है पीवी, प्रतीक जिसको कहते हैं हम पीवी। और टिन का होता है एस एन। तो टिन और एस एन जो है मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर आप लोगों ने देखा होगा टांका, जो इलेक्ट्रिशियन जो यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ठीक करने के लिए, तो उसको सोल्डर कहा जाता है। और ये किसका मिश्रण होता है, पीवी और एस एन का। सीसा और टिन इसको कहते हैं, और अंग्रेजी में लेड और टिन। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। एक और प्रश्न आता है कि जो पीतल है, ब्रास जिसको हम कहते हैं, वो किसका मिश्रण होता है। तो वो होता है आपका कॉपर और जिंक का। ऑप्शन ए में देख पा रहे होंगे जो तांबा तथा जिंक लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, ये किसका, इससे क्या बनता है, इससे बनता है आपका पीतल, ब्रास जिसको हम कहते हैं। नोट रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा देता हूँ, इसको लाइटली मत लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं। पेपर में प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि ब्रास जो एलॉय वो किससे बनता है, तो वो किससे बनता है, तांबा और जिंक से। किसका है, लेड और माफी चाहूंगा कॉपर और जिंक का। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन से क्या बनता है, कॉपर एंड टिन से बनता है आपका कांसा, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं हम। कॉपर और टिन का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज, कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर डाल के बोल रहा हूँ। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो है पेपर में पूछे जाते हैं कुछ एक एलॉय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एक और आता है आपका नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम की तार कहाँ यूज की जाती है, ये की जाती है आपकी हीटर में। जो है वो कौन सी तार यूज होती है, नाइक्रोम की। और ये नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है आपका, एक तो होता है आपका निकल का, निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन का जो है नाइक्रोम की तार बनी होती है। किससे, निकल, क्रोमियम और आयरन। Fe किसका सिंबल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है कि आयरन लोहे का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। इसको भी आप लोग नोट रखेंगे, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें एक और आता है कि जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर भी पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में अलॉय जो है वो किस किस से बना होता है। एक तो होता है आपका कॉपर, एक मिनट मैं यहाँ पर इस स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जर्मन सिल्वर की मैं अभी बात कर रहा हूँ। एक है आपका कॉपर प्लस जिंक, इसको नोट रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, प्लस निकल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जर्मन सिल्वर है इसमें नाम ही सिल्वर है, बाकी सिल्वर इसमें होता नहीं है। सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag। मैं यहाँ पर सिंबलों की भी बात कर लेता हूँ। जैसे चांदी जिसको सिल्वर कहा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है, Ag होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि चांदी का क्या प्रतीक होता है, तो क्या होता है Ag जो है चांदी को डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड को Au से करते हैं, नोट करेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। और आयरन का मैंने आप लोगों को बता दिया है, आयरन को जो है Fe से जो है इसका प्रतीक होता है, लोहे का प्रतीक होता है। और एक और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मरकरी का। मरकरी आप लोगों को पता ही है, जो आपका थर्मामीटर होते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, उसमें कौन सा जो है मेटल यूज की जाती है, वो की जाती है आपकी मरकरी, जिसका सिंबल क्या होता है Hg। ये सारे सिंबल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और सिंबल आता है प्रतीक Na। किसका होता है, सोडियम का होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Na किसका होता है, सोडियम का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आप लोगों से डिटेल में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जितने भी मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को। और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु थी, तो विच इज़ द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। तो ये जो है कॉपर जो है ह्यूमंस के द्वारा जो है पहली बार जो है पहली धातु है जिसको यूज़ किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। और अगर हम बात करें चांदी, यहाँ पर सिल्वर देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि चांदी सिल्वर का सिंबल क्या होता है,
G। और गोल्ड स्वर्ण का सिंबल क्या होता है? AU। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। और लोहे का क्या होता है? Fe। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे बता दिए। बाकी Hg मरकरी का होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? पारा का कहते हैं। और सोडियम का Na, ये भी मैंने बता दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जो आपका विच इज़ यूज्ड एज बैक व्यू मिरर, जो पीछे देखने के लिए जो गाड़ी में मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कन्वेक्स मिरर, जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। अगर हम बात करें और कहाँ किया जाता है कन्वेक्स मिरर से, और क्या प्रश्न बनता है कि जो टॉर्च होती है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तो वो भी कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, अवतल दर्पण की, ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? शेविंग का जो शीशा होता है वो कनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट जो शीशा यूज करते हैं वो भी कनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। अच्छा, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो है इमेज जो है बड़ी दिखती है, जूम करके दिखती है, इसलिए जो है कनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट में भी कौन सा मिरर जो है यूज किया जाता है? अवतल दर्पण ही, कन्वेक्स मिरर ही जो है यूज किया, माफी चाहूंगा, कनकेव मिरर ही यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वे उपग्रह जिसकी समय अवधि 24 घंटे है कहलाता है? द सैटेलाइट हुज टाइम पीरियड इज 24 आवर्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। अच्छा, भूस्थायी उपग्रह क्या होते हैं? जो जो अर्थ के साथ साथ में रेवोल्यूट करते हैं, मतलब रेवोल्यूशन करते हैं, घूमते रहते हैं, और ये लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो वो सेट किए जाते हैं। 36,000 किलोमीटर की जो हाइट पर जो पेपर में प्रश्न बनता भी है इस प्रकार से कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो कितनी हाइट पर जो है वो सेट किए जाते हैं, तो कितने पे किए जाते हैं? 36,000 किलोमीटर पर किए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, संदूर संवेदन उपग्रह की, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये मेनली आपकी एरिया की जानकारी देती है। जैसे आपकी लोकेशन लोकेटर की जो करते हैं वो करते हैं आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई है जूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर साथ में ऐसा भी पूछा जाए कि कार्य की, वर्क की एसआई इकाई क्या है, तो वो भी जूल ही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर बनता है। अगर हम बात करें वॉट की, तो वॉट किसकी एसआई यूनिट होती है? पावर की, शक्ति की। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें पास्कल किसकी यूनिट है, तो दाब की है, प्रेशर की है, नोट करते रहिएगा। और करंट की कौन सी होती है? एम्पियर होती है। अगर हम वोल्ट की बात करें, वोल्ट की, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको विभवांतर भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स है पेपर में पूछी जाती है, इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। एक और पूछी जाती है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है ओम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इनको, और नोट जरूर कर लीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर जान गए होंगे, काफ़ी कुछ जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है हमारा, सोप्स आर, साबुन होते हैं, साबुन क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटाशियम लवण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर मैं टिक लगा देता हूँ। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, लॉन्ग चेन बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो किससे रिमूव की जाती है, तो वो की जाती है आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट से। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होती है किसकी वजह से? सल्फाइड और क्लोराइड से। और इसको किससे रिमूव किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है, तो किससे हटाई जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं, और जो इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। और साथ ही इसका जो सूत्र है ये भी पेपर में पूछा जाता है, Na2CO3, जो इसका रासायनिक सूत्र है, .10H2O भी इसका पूरा रासायनिक सूत्र होता है। 10H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और एक और प्रश्न आता है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो बॉयल करके जो है रिमूव की जाता है। और परमानेंट हार्डनेस मैंने आप लोगों को बताया दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण नमक है, तो साधारण नमक जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं जो है सोडियम क्लोराइड, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। NaCl जिसको हम कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कई बार ऐसे भी आ जाता है प्रश्न कि इन सोडियम नमक का जो है, साधारण नमक का जो है वो क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, पेपर में इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? तो विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? तो ये है आपकी एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर आप लोगों ने प्रश्न को थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के सतह पर पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर मेटल की जगह ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जहाँ पर मैंने रेड साइन लगाया है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर पूछा जाता कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जाता है। यहाँ पर धातु पूछी गई है, इसको आप लोगों ने नोट रखना है। अगर पूछा जाता तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। और यहाँ पर मेटल पूछी गई है, धातु पूछी गई है, तो वो कौन सी है? एल्यूमिनियम। अगर पूछा जाता ब्रह्मांड में कौन सा एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका हाइड्रोजन। तो ये कुछ एक प्रश्न थे यहाँ पर, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी नहीं पाई जाती है। तो नहीं पाई जाती है पूछी जा रही है, तो जो दूध में जो है विटामिन सी नहीं होती है। आप लोगों को पता ही विटामिन सी जो है खट्टे जो आपके फ्रूट होते हैं उनमें पाई जाती है विटामिन सी। और अगर हम बात करें दूध में, तो दूध में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, और मेजरली जो विटामिन ए और डी पाई जाती है। तो इनको भी आप लोग नोट रखेंगे। अगर हम बात करें टमाटर, टमाटर से क्या प्रश्न बनता है? टमाटर से बनता है आपका कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें अमरूद में, तो अमरूद में भी विटामिन सी पाई जाती है। और संतरे की बात करें तो संतरे में भी विटामिन सी पाई जाती है। एक और प्रश्न आता है कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एप्पल में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। और खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे एसिड्स जितने भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, आप लोग नोट रखेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब पानी से निकालते हैं तो उसके बाल चिपक जाते हैं। तो जो ब्रश होता है उसके बाल क्यों चिपक जाते हैं? तो ये चिपक जाते हैं आपके सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठीय तनाव के कारण। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक से निवारण के लिए वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? साधारण शब्दों में पूछा जा रहा है कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर हम बात करें लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर ने क्या किया हुआ है? तो ऑप्शन ए जो लुईस पास्चर है, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अगर डेविड लिविंगस्टन की बात की जाए, तो इन्होंने जो विक्टोरिया फॉल वाटरफॉल जो है इसकी खोज की थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा डिस्कवरीज से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रक्त जो है इसका, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं, ऑप्शन ए रक्त जो है एक उत्तक है। उत्तक क्या होता है? जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। टिश्यू क्या होता है? जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है रक्त, जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए रक्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले एंट्रांस टेस्ट में, एचपी बीएड एंट्रांस में ये प्रश्न पूछा गया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में पदार्थ का सबसे प्रचुर रूप क्या है? तो ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो आपका पाया जाता है पदार्थ प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है जो स्टार वगैरह बने होते हैं प्लाज्मा से ही बने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ की बात की जा रही है? इस बार मैटर की बात की जा रही है। तो प्लाज्मा जो है इसका सही आंसर होगा। और एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि बीसी रॉय अवार्ड जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेडिसिन में दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एचपी बीएड एंट्रांस में एग्जाम में काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, पेपर में पूछे भी जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।